हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो हम क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे थे। तो हमने चैप्टर 1 कल फिनिश किया था। आइए अब हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो जो हमारे आसपास क्या पाए जाते हैं, कल मैंने आपको बताया था, हमारे आसपास जो सभी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें क्या किया गया, उन्हें पदार्थों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। उन्हें पदार्थों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो हमारे आसपास पदार्थ पाए जाते हैं क्या वो शुद्ध हैं या नहीं शुद्ध हैं। ठीक है। जैसा कि आपको दिया हुआ है, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई पदार्थ हमारा शुद्ध कब होगा, जब उसमें क्या हो, मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक इसको शुद्ध नहीं मानते। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी है। ठीक है, अतः शुद्ध नहीं है। तो जो एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनी हो वो क्या है, शुद्ध नहीं है। भले उसमें क्या है, मिलावट नहीं है। हमने क्या किया, दो पदार्थों को मिला के एक अपना क्या किया, तीसरा पदार्थ तैयार किया। ठीक है। भले वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कहेंगे, इसको शुद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या हो गया, इसमें एक या एक से अधिक क्या हुए पदार्थ मिल गए। ठीक है। हम तो शुद्ध कहेंगे, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या होगा, ये शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। ठीक है। जैसे कि दूध, दूध में क्या क्या होता है, जल होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है। लेकिन हमारा जो दूध कितना भी शुद्ध रहे, वो क्या होता है, वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध नहीं होता है। ठीक है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण का समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो वैज्ञानिक शुद्ध कब कहते हैं, जब हमारा एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो इसका तात्पर्य होता है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या है, समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अगर समान रासायनिक प्रकृति के नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण, तो आप मिश्रण की परिभाषा आपको क्या क्या मिल गई, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है। एक या एक से अधिक जो हमारे शुद्ध तत्व मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे जैसे आपने क्या ले लिया, आपने पानी ले लिया, इसमें आपने क्या घोल दिया, NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा नमक भी होता है। नमक को हम क्या कहते हैं रासायनिक भाषा में, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस जल में अपने क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। तो जब आप जल में नमक को मिलाएंगे तो हमारा विलयन क्या हो जाएगा, हमको जल जैसा ही दिखेगा। उसमें क्या होंगे, नमक के कण क्या होंगे, एकदम घुल जाएंगे। ठीक है। तो आपको जल विलयन हमारा कैसा दिखेगा, एकदम जल जैसा। तो घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन की विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। ऐसे तो आप जल से उसको पृथक नहीं कर सकते, किन विधियों द्वारा उसको किया जाता है, वाष्पीकरण विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा। ठीक है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आसपास एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। अगर हम केवल सोडियम क्लोराइड को ले लें, NaCl। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, नमक है, अपने आप में क्या है, ये शुद्ध है। लेकिन जल और सोडियम क्लोराइड जब मिल गए तो दोनों क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या हो गए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गए, दो पदार्थ मिल गए और हमारा क्या हुआ, तीसरा हमको विलयन प्राप्त हुआ। तो हमारा जो विलयन प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। लेकिन जो हमारा नमक था, सोडियम क्लोराइड, वो अपने आप में क्या है, शुद्ध है। इसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। नमक अपने आप में तो शुद्ध है ही है। ठीक है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह भी एक प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा चीनी हो गया, चीनी को भी क्या किया जा सकता है, उनके अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसका यौगिक समान रहता है, चीनी और जल, चीनी का यौगिक क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। मिश्रण हमारे क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण की आपको परिभाषा क्या मिली हुई है, मिश्रण की आपको परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है।
इस मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रण की परिभाषा हो गई। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये आपको क्या हो गई, मिश्रण की परिभाषा। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में आप अंतर बताएं। ठीक है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये आपको पिछले चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है, और समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है, तो मैं समांगी विषमांगी बता देता हूँ आपको। समांगी मिश्रण, जब हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा जल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जल है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नमक को घोल दिया। इसमें हमने क्या किया, नमक घोल दिया। जब हमने जल में नमक घोला तो जब हमने जल में नमक घोला तो ये क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, जल में घुल जाएगा। हमें क्या होगा, नमक और जल अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो उनके अवयव क्या हों, हमें अलग अलग न दिखें। ठीक है, उनको हम अलग अलग न देख पाएँ, तो ऐसा मिश्रण हमारा क्या कहता है, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे कि ये हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया, मान लीजिए बालू के कण, या हमने क्या मिला दिया, कोई कंकड़ मिला दिए। ठीक है, कंकड़, तो ये हमें कंकड़ क्या होंगे, ये ऐसे जल में पड़े रहेंगे, ये जल में घुलेंगे तो है नहीं। तो ऐसे क्या होंगे, ये बालू के कण या पत्थर के कण, ये क्या होंगे, जल में ऐसे ही पड़े रहेंगे। हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं हाथ से निकाल के, या फिर क्या कर सकते हैं, इनको हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण हमारे कौन से कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, हम मिश्रण के विभिन्न अवयवों को खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो जल और रेत के कणों का मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। आइए अब पढ़ते हैं मिश्रण का पहला प्रकार, विलयन। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में। विलयन हमारा क्या होता है। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत से प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू, जल, सोडा आदि विलयन के उदाहरण हैं। क्या है, नींबू जल, सोडा जल, ये सब क्या है, विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन क्या है, मिश्र धातु। ठोस विलयन का उदाहरण हमारा क्या है, मिश्र धातु। और गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है, वायु है। ठीक है, तो विलयन हमारा क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण मैं आपको बता चुका हूँ। तो विलयन क्या होता है, विलयन हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ऐसा विलयन के जिसमें अवयव के कणों को खुली आंखों से न देखा जा सके। तो विलयन हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये क्या होता है, विलयन की परिभाषा। समांगी आप याद रखेंगे, समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक कण समान रूप से वितरित रहते हैं। अगर हमने ये क्या बनाया है, नींबू जल का मान लीजिए एक क्या है, ये घोल बनाया हुआ है जिसमें नमक, चीनी और क्या है, हमारा नींबू है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक गिलास में निकाल लिया, और इसको क्या किया, यहाँ पे हमने दूसरी गिलास में निकाल लिया। तो जब हमने एक गिलास में निकाला और ये दूसरी गिलास में, तो हमारे जो विलयन हैं दोनों का स्वाद क्या होगा, समान होगा। चाहे हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे, हमारे विलयन का क्या होगा, स्वाद समान होगा। इस गिलास में और इस गिलास में विलयन का स्वाद क्या है, समान होगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि विलयन के कणों में समांगिता होती है। ठीक है, विलयन के कणों में क्या पाई जाती है, समांगिता पाई जाती है। नींबू जल का मैंने आपको उदाहरण दिया, और यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। यह भी मैंने आपको बताया कि हम दोनों गिलास में क्या देखेंगे, हमारे विलयन का जो स्वाद है वो समान रहेगा। तो हमारे जो चीनी और नमक के कण होते हैं समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। आइए देख लेते हैं मिश्र धातुएं क्या होती हैं। ये धातुएं समांगी मिश्रण होती हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के समांगी मिश्रण होती हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयवों में क्या होता है, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुएं क्या है, मिश्रण माना जाता है। क्योंकि मिश्रण हमारी मिश्र धातुओं को क्यों माना जाता है, क्योंकि ये घटकों के गुणों को दर्शाती हैं और पृथक पृथक क्या रखती हैं, संगठन रखती हैं। ये क्या है, अपने घटके के गुणों को दर्शाती हैं और पृथक पृथक क्या रखती हैं, संगठन। ठीक है, जैसे कि मिश्र धातु का उदाहरण क्या दिया हुआ है, पीतल दिया हुआ है। मिश्र धातु क्या उदाहरण, पीतल। पीतल में जिंक कितना होता है, 30% जिंक होता है, और कॉपर कितना होता है, 70% होता है। ठीक है, 70% कॉपर और 30% जिंक, जिंक से मिलकर हमारा क्या बनता है, पीतल बनता है। ठीक है, अब दिया हुआ है आगे, क्या दिया हुआ है आपको,
किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, दूसरे घटक को विलयन में मिलाया जाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुला होता है, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? जल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? जल है। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने नमक डाला, नमक और जल का विलयन बनाया, ठीक है। ये क्या है? ये नमक है। तो जब हमने क्या किया, इस जल में नमक का विलयन बनाया, तो ये हमारा क्या होगा? जब दो पदार्थ मिले तो हमारा विलयन बन गया। जल क्या हुआ? इस विलयन में जल की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलायक, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? विलायक। और नमक क्या है? इस विलयन में नमक की मात्रा तो कम होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, ठीक है। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलेय क्या होता है? जो घुल जाता है। विलयन में जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। नमक क्या होता है? जल में घुल जाता है, इसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो हमारा विलायक होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? जल। जैसे कि ये हमारा क्या है? जल विलायक, जिसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जो विलेय को क्या करता है? अपने में घोल लेता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल का ठोस उदाहरण है, ठीक है। तो चीनी और जल का विलयन क्या है? एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें क्या है? चीनी विलेय है और जल क्या है? विलायक। जैसा कि मैंने आपको नमक और जल का लेके बताया, तो यहाँ पे चीनी और जल का दिया हुआ है। इसमें चीनी क्या है? विलेय है, और जल हमारा क्या है? विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगा? विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? विलेय, ठीक है। जो घुलता है वो विलेय, और जो अपने में घोलता है वो क्या हो जाएगा? विलायक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विलयन के गुण। विलयन के हमारे कौन कौन से गुण होते हैं? विलयन हमारा क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण। तो विलयन के अवयवों को क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, समांगी मिश्रण में उनके अवयवों को नहीं देखा जा सकता अलग अलग। तो विलयन हमारा क्या है? समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो विलयन के एक कणों का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर। तो इसमें क्या होता है कि ये छोटे होते हैं, इसलिए ये आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतने छोटे कणों को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको क्या? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर ये विलयन है, ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया एक ग्लास के, एक शीशे के बर्तन में हमारा क्या रखा हुआ है? विलयन। और इधर से हम क्या करते हैं? एक टॉर्च जलाते हैं, ठीक है। तो हमने टॉर्च जलाया, तो विलयन के बाहर तो हमें टॉर्च का प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, लेकिन विलयन के अंदर क्या है? हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक है। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इस कारण हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता विलयन में। बाहर क्या है? हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई तो देगा, लेकिन विलयन में क्या होगा? प्रकाश का मार्ग ही नहीं देता, ठीक है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या है? स्थायी है, ठीक है। छानने की विधि द्वारा हम क्या करते हैं? विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? छान के, जैसे हमारा है, तो हम विलेय के कणों को पृथक नहीं कर सकते। अगर हमने नमक और चीनी पानी का एक घोल बनाया हुआ है, तो हम छान के क्या है? नमक और चीनी और क्या है? जल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वही दिया हुआ है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर क्या होता है? विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो जैसे कि हमने मान लीजिए अपने विलयन को शांत छोड़ दिया, तो ऐसा क्या होगा? नमक और चीनी नीचे बैठ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अर्थात विलयन हमारा क्या होता है? स्थायी होता है। विलयन हमारा क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ मिले होते हैं। मैंने आपको बताया विलयन में क्या होते हैं? विलायक और विलेय। तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे क्या है? तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है, ठीक है। तो विलयन को हम कितने भागों में बांटते हैं? तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र क्या है? हमारा तुलनात्मक शब्द है, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। इसमें इससे आप क्या समझ रहे हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। मान लीजिए एक निश्चित ताप पर क्या है? ये हमारा जल है, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या है? 1 लीटर जल या 2 लीटर जल लिया हुआ है एक निश्चित ताप पर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हम विलेय मिलाते हैं, कोई भी विलेय, नमक, चीनी, पानी, कोई भी हम विलेय मिलाते हैं, ठीक है। विलेय हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो एक निश्चित तापमान पर,
तो एक निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी क्या होती है विलयन की क्षमता होती है। तो इसमें क्या होगी, जल के एक घुलने की क्षमता होगी, ठीक है। तो एक निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ उतना ही घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। तो हम उस क्षमता से अधिक क्या होता है, उस क्षमता से अधिक विलयन में नहीं घोल सकते अपना विलेय पदार्थ। दूसरे शब्दों में कैसे समझते हैं, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जल है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, विलेय पदार्थ मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। तो एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब क्या होगा, हमारा विलेय पदार्थ जो है घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये घुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि हमारा विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हमने क्या कहा, हमारा विलयन संतृप्त हो गया, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो जब हमने क्या किया, विलेय अपने विलयन में, विलायक में विलेय मिलाते गए, विलेय मिलाते गए, विलेय मिलाते गए, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी उस ताप पर कि अब हमारा विलेय मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, विलेय घुलना विलयन में बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या कहा, संतृप्त विलयन, ठीक है। तो विलेय की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, ठीक है। तो संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, घुलनशीलता। जब हमारा विलयन, विलेय घुलना, जैसे कि ये हमारा है विलेय हम मिला रहे हैं, नमक हम मिला रहे हैं, विलेय अपना, विलेय घुलना बंद हो गया, ठीक है। तो जितना विलेय घुल चुका है उसको हम क्या कहते हैं, अपने विलयन की घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, ठीक है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो हम, जैसे कि ये आप जल है, ठीक है, इसमें आप मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अभी और विलेय घुल सकता है, ठीक है, अभी हम संतृप्तता तक नहीं पहुँचे हैं। तो एक विलेय, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की संतृप्तता से कम है, ठीक है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है, संतृप्तता से कम है, इसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त और असंतृप्त को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी हमें क्या है, भोजन की आवश्यकता है, हमने क्या किया, उतना भोजन कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भोजन नहीं कर सकते, तो हम क्या हो गए, संतृप्त हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भोजन नहीं कर सकते, हम क्या हो गए, संतृप्त हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही विलायक क्या हो गया, इससे ज़्यादा विलेय नहीं घोल सकता, अब इससे ज़्यादा विलेय वो अपने में नहीं घोल सकता, तो विलयन हमारा क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमें कि 4 रोटी की भूख थी, मान लीजिए हमें 4 रोटी की भूख है, तो हमें कितनी रोटियां मिली, 2 रोटियां, अभी हम 2 रोटियां और खा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं, अभी असंतृप्त हैं, अभी हम क्या हैं, असंतृप्त हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार विलायक क्या है, इसमें विलेय जब हमने डाला, ये और विलेय अभी घोल सकता है, संतृप्तता तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। संतृप्त हम कितने में होंगे, 4 रोटी में होंगे, तो हमें दिया कितना गया है, 2 रोटी। विलयन हमारा कितने में, 4 किलो में संतृप्त, मान लीजिए 4 किलो नमक में हमारा विलयन क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। हमारा जो विलयन है 4 केजी नमक में मान लीजिए संतृप्त हो जाता है, नहीं घोल सकता। हमने कितना घोला, 1 केजी घोला, ठीक। तो जब 1 केजी घोला तो विलयन हमारा क्या है, अभी असंतृप्त है, इसमें हम और विलेय घोल सकते हैं, ठीक है। तो संतृप्तता से कम, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, यदि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो उसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता क्या है, संतृप्त स्तर से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय के पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। तो हमारे कितने द्रव्यमान में या कितने आयतन में कितना विलेय घुला हुआ है, इससे हम क्या कहते हैं, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। विलेय पदार्थ की मात्रा, उसके बटे में क्या है, विलयन की मात्रा, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। तो आइए देखते हैं हम विलयन की सांद्रता किन 3 विधियों से निकालते हैं। विलयन की सांद्रता से आपने क्या समझा, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। कितने विलायक में हमारा कितना विलेय घुला हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है।
तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां, लेकिन हमें 3 विधियां पढ़नी है, ठीक है। तो आइए हम 3 विधियां पढ़ लेते हैं। 3 विधियां हमें कौन कौन सी पढ़नी है। पहला, द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान परिषद। द्रव्यमान मतलब विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, और विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। तो जैसा कि आप समझ में आपको आ रहा होगा कि इसमें क्या कर रहा है, विलेय का द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, रेशियो निकाल के हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, प्रतिशतता आ जाती है, ठीक है। द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशतता हमें निकालना है। तो हम द्रव्यमान किसका ले लेते हैं, विलेय का, और अपने विलयन का क्या ले लेते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो हमें क्या आ गई, द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई या सांद्रता मिल गई, ठीक है। विलेय पदार्थ का हमने क्या लिया, द्रव्यमान, और विलयन का क्या लिया, द्रव्यमान, दोनों का हमने क्या लिया, द्रव्यमान। तो इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। दूसरा, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, विलेय का क्या लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, और विलयन का क्या लेंगे, आयतन लेंगे। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ये हमें क्या गया, द्रव्यमान आयतन सांद्रता आ गई, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं, विलयन के आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता में क्या करते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा। विलेय का क्या लेते हैं, आयतन, और विलयन का भी क्या लेते हैं, आयतन, इंटू क्या कर देते हैं, 100, तो आयतन प्रतिशतता आपको मिल जाती है, या आयतन सांद्रता आपको मिल जाती है। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता निकालिए, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम, और विलायक या जल की मात्रा कितनी है, 320 ग्राम, ठीक है। तो हमारे टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 320 और 40, 320 और 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 360। टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, 360। 320 ग्राम क्या था, जल था, इसमें हमने क्या किया, 40 ग्राम नमक डाल दिया। विलेय क्या हो गया, 40 ग्राम नमक, विलायक क्या हो गया, 320 ग्राम जल। तो हमारा टोटल विलयन कितना हो गया, टोटल विलयन का द्रव्यमान दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया, 360 ग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी है। विलेय का भी हम द्रव्यमान लेंगे और विलयन का भी हम क्या लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 360 ग्राम, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता हम निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, विलेय का द्रव्यमान लेते हैं और विलयन का भी क्या ले लेते हैं, द्रव्यमान ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हम आया, विलेय का द्रव्यमान कितना था, 40 ग्राम, और विलयन का कितना था द्रव्यमान, 360 ग्राम, इंटू हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 11.1%। तो विलयन की सांद्रता हमारी क्या आ गई, 11.1%, ठीक है। ये आपको क्या आ गई, सांद्रता। तो सांद्रता निकालने की मैंने 3 विधियां आपको बता दी हैं, कैसे हम निकालते हैं। अगर आप क्वेश्चन लगाइएगा, अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अब हम देख लेते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन क्या होता है, विषमांगी घोल में ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। विषमांगी घोल जो क्या होता है, विषमांगी घोल जो क्या होता है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है, ठीक है। निलंबन एक प्रकार का क्या है, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय के कण क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तो सिंपल आप समझिए, पहले निलंबन होता क्या है, जल है, इसमें हमने क्या किया कि बालू के कण डाल दिए, या हमने क्या हुआ, पत्थर के कण डाल दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, पहली बात तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, विलेय और विलायक को क्या होता है देख सकते हैं कि हमारा जल है और क्या उसमें कंकड़ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। तो यही इसमें आपकी परिभाषा में कह रहा है, निलंबन क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। निलंबन हमारा क्या होता है, विषमांगी, समांगी और विषमांगी, हमने क्या बताया, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, विलेय के कण खुलते नहीं हैं।
तो क्या बालू के कण जल में घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? निलंबित कणों को आंखों से देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? निलंबन होता है, ठीक है। निलंबन की परिभाषा क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? निलंबन की परिभाषा। निलंबन के गुणधर्म आइए देख लेते हैं कि जैसे हमने विलयन के गुणधर्म देखे, अब निलंबन के गुणधर्म देख लेते हैं। निलंबन एक प्रकार का क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। निलंबन एक प्रकार का हमारा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है, मैंने कहा आपको बता ही दिया, इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है? उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। तो हम निलंबन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण को ये फैला देते हैं, जिससे क्या होता है कि निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, ठीक है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक भी किया जा सकता है, ठीक है। जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने मान लिया, हमने निलंबन है इसमें, उसमें क्या हुआ? कोई अपना मिला दिया अपन विलेय, ठीक है। तो जब हम निलंबन को क्या करेंगे? स्थायी रूप में छोड़ देंगे, इसको स्थिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? जल हमारा होगा और इसमें क्या होंगे? कण जो होंगे हमारे, मान लीजिए बालू के कण या जो पत्थर के कण होंगे, क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे बैठ जाएंगे, ये क्या होता है? विलयन निलंबन हमारा। अब तो निलंबन रहा नहीं, ये हमारे जो हो गए विलेय हो गए, ये विलायक दोनों अलग अलग हो गए, तो अब तो हमारा निलंबन नहीं रहा। निलंबन क्या होता है? इसीलिए अस्थायी होता है, ठीक है। और जब ये बैठ जाते हैं नीचे, जैसे कि विलेय के कण क्या हुए? नीचे बैठ गए, तो क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है प्रकाश का, जब कि सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में क्या होता है? प्रकाश का कण प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? रुक जाता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडल विलयन हमारा क्या होता है? तो कोलाइड के कण विलयन में क्या होते हैं? समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, के कारण ये क्या होते हैं? समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में विलयन क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडल विलयन होता क्या है? ये क्या होते हैं? विलयन और निलंबन। विलयन और निलंबन क्या हो गया? विलयन तो विलयन में हम नहीं देख सकते, ये समांगी हो गए, ये विषमांगी हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो आता है वो क्या? कोलाइडल विलयन। ये क्या होता है? इनका आकार क्या होता है? विलयन से तो छोटा, विलयन से तो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। जो इनके कणों को हम देख नहीं सकते, ये हमारा समांगी हो गया। तो लेकिन कोलाइडल क्या होता है? विषमांगी होता है, लेकिन इनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनको क्या होता है? खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। कोलाइडल भी हमारा क्या होता है? विषमांगी होता है, लेकिन इनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं? खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, तो इसी कारण क्या होता है? हम इन्हें देख नहीं पाते। यह समांगी प्रतीत होता है, हमें लगता तो है कि हम नहीं देख पाते, तो हम क्या कहेंगे? कि समांगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलेय और विलायक के कण हम देख लें तो वो विषमांगी हो गया, अगर नहीं देख पाए तो क्या हो गया? समांगी हो गया। तो अगर हम देख रहे हैं कि विलेय और विलायक के कण हमें नहीं दिख रहे हैं समांगी, तो हम कह देंगे कि हमारा क्या है? समांगी है। ये प्रतीत तो होता है कि समांगी है, लेकिन होता क्या है? विषमांगी, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में विलयन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? दूध है, ठीक है। दूध में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जल होती है, वसा होता है, ठीक है। जल, वसा, ये सब हमारे क्या होते हैं? मिले होते हैं दूध में, ठीक है। प्रोटीन मिला होता है। हम क्या करते हैं? इन तीनों को आप देख सकते हैं अलग अलग, ये क्या होते हैं? इन तीनों को अलग अलग हम तो नहीं देख सकते, तो ये क्या हमारे हो गए? कोलाइडल विलयन, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कोलाइडर कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कर प्रकाश की किरण को आसानी से फैलने देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप इतने में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगर हम जैसे कि ये हमारा कोई है मिश्रण, इसमें हमने क्या किया? इसको प्रकाश दिया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से हम प्रकाश दे रहे हैं, तो अगर ये क्या हो रहा है कि, और जब इस यहाँ पे क्या है? हमारा विलयन है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहा जा सकता है। अगर ये हमारा क्या है? इसमें फैल रहा है, ठीक है। विलयन में हमारा क्या है? प्रकाश की किरण फैल रही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की किरण का
विलयन में या मिश्रण में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलाइडल ये कण क्या होते हैं, प्रकाश की किरण को आसानी से फैलने देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोलाइडल विलयन होता है क्या होता है, प्रकाश की किरण को आसानी से फैलने देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश की किरण का किसी विलयन में फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसे किसने खोजा था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, तो एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक कमरे की दीवार है, यहाँ पे क्या होता है, एक रोशनी आने के लिए छोटी सी खिड़की लगी होती है। तो इस खिड़की से जब रोशनी आती है, धूप हमारी आती है, ठीक है, तो आप देखते होंगे, कभी आपने देखा होगा या आप अब देखिएगा, जब ये हमारा क्या होता है, यहाँ से धूप आती है, मान लीजिए ऐसे धूप आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे हमें क्या होते हैं, धूल के कण हमें दिखते हैं। और जहाँ पे रोशनी नहीं होती वहाँ पे भी धूल के कण होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखते। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जितने दूर प्रकाश आता है उतनी दूर हम क्या होते हैं, देखते हैं छोटे छोटे हमारे धूल के कण क्या होते हैं, उसमें उड़ते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी धूल के कण होते हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा होता है। ये जैसे खिड़की में से प्रकाश आएगा, ठीक है, सीधी रेखा में से आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी धूल के कण होते हैं, लेकिन वो हमें क्या होते हैं, नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें धूल के कण जब आप देखेंगे, आप करके देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह किस कारण होता है, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, धूल के कणों के कारण प्रकाश के फैलने के कारण होता है। तो ये आपको दिया हुआ है, हमने क्या किया, एक टॉर्च ले लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा विलयन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। तो दूध और पानी के मिश्रण में क्या हो रहा है, प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन विलयन में क्या है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा विलयन है कॉपर सल्फेट का, और ये हमारा क्या है, टिंडल प्रभाव शो कर रहा है। विलयन क्या होता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ठीक है, विलयन में क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। और कोलाइडल विलयन में क्या होता है, टिंडल प्रभाव शो होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोलाइडल विलयन के हमारे क्या होते हैं, गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। यह क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण। देखने में तो समांगी लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो कोलाइडल का कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये क्या होते हैं, पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो जैसे कि कोलाइडल विलयन में क्या है, हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ठीक है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि द्वारा अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। छानन विधि द्वारा या सामान्य विधि द्वारा तो पृथक नहीं किए जा सकते, लेकिन एक विशेष विधि है अपकेंद्रीकरण, इसके द्वारा क्या होता है, कोलाइडल विलयन हमारे पृथक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल विलयन क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दो चीज़ों से क्या होता है, मिलके बना होता है। ठीक है, विलेय की तरह का घटक जो होता है, परीक्षित कण जो कि कोलाइडल में रहता है, उसे क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, डिस्प्रेस्ड फेज, ये क्या होता है, जो विलेय की तरह काम करता है, जिसकी मात्रा विलेय कोलाइडल विलयन में कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम, डिस्प्रेसिंग मीडियम। डिस्प्रेसिंग मीडियम क्या होता है, जो हमारा विलायक का काम करता है। परिक्षिप्त प्रावस्था से आप सीधे सीधे विलेय समझिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वो क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, विलायक, जिसमें हमारा क्या होता है, विलेय घुलता है, विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था का निलंबित रहती है उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडल विलयन को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव गैस का अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कुछ हमारे क्या दिए गए हैं, कोलाइडल के उदाहरण दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब क्या है, ये इनकी मात्रा क्या है, इनकी मात्रा कम है, और इनकी मात्रा क्या है,
कोलाइडल विलयन में ज़्यादा है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, मैं आपको बता चुका हूँ कि परिक्षिप्त प्रावस्था से आप क्या समझिए, विलेय समझिए। परिक्षेपण माध्यम से क्या समझिए, विलायक समझिए। इसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, और परिक्षिप्त प्रावस्था की मात्रा कोलाइडल विलयन में कम। ठीक है, तो जब हमारा द्रव कम हो और गैस क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऐसा हमारा कोलाइडल क्या कहलाएगा, एरोसोल कहलाएगा। तो कोहरा, बादल और कुहासा, ये क्या होता है, कोलाइडल विलयन होता है। किसका, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव होता है और परिक्षेपण में गैस होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था में ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम में क्या हो, गैस हो, एरोसोल। इसको इसमें इसका उदाहरण क्या है, धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार है। ठीक है, एग्जॉस्ट, धुआं हो गया, ये हमारा किसका है। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कम कम क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, द्रव क्या है, ज़्यादा मात्रा में है और गैस क्या है, कम मात्रा में, तो इसको क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। ठीक है, सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम हमारा किसका है, परिक्षिप्त प्रावस्था, इसमें गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव। ठीक है, द्रव तथा द्रव जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो जाए तो क्या हो जाएगा, इमल्सन। ठीक है, दूध और फेस क्रीम, ये हमारा क्या हो जाता है, फेस क्रीम या दूध, ये हमारा क्या हो जाता है, इमल्सन, द्रव का द्रव में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम हो जाता है। ठीक है, ठोस हमारा क्या हो, परिक्षिप्त प्रावस्था हो, द्रव क्या हो, परिक्षेपण माध्यम, द्रव में हमारा क्या हो, ठोस घुले, तो क्या होता है, ये किसका उदाहरण, सोल का। ठीक है, सोल का, सोल में क्या होता है, मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़, कीचड़ में क्या होता है, द्रव हमारा परिक्षेपण माध्यम, ठोस हमारा क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। अब हम देख लेते हैं गैस और ठोस, गैस कम मात्रा में और ठोस क्या हो, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तब क्या कहलाता है, फोम, फोम होता है, फोम, रबड़, स्पंज और फ्यूमिस। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, इसमें गैस की होती है, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। ठीक है, द्रव का ठोस में क्या होता है कि जेल होता है, जेली, पनीर, ये हमारे क्या है, द्रव का ठोस में जो कोलाइडल विलयन है। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो गई, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो गया, तो जेल हो गया। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं आखिरी, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसमें ठोस हो, ठोस की मात्रा कम, और परिक्षेपण माध्यम ठोस, ठोस ही क्या हो, ठोस में कोलाइडल विलयन बनाए, तो इसको क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं। रंगीन, रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच, ये हमारे क्या हो गए, कोलाइडल विलयन हो गए। ठीक है, तो ये थे कोलाइडल विलयन के प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पे कुछ कोलाइडल विलयनों के प्रकार थे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।